Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will see the aeration process, which is one of the important water treatment process in the WTP. So let's start. First, we will see the introduction. What is aeration? Aeration is the process of bringing water in contact with air, or bringing air in contact with water in order to remove dissolved gases such as carbon dioxide and to oxidize dissolved metals such as iron and manganese. ठीक है, तो एरेशन क्या है? एरेशन इस प्रोसेस है जो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, वाटर को एयर के ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट में लाया जाता है, या फिर एयर को वाटर से ज्यादा कांटेक्ट किया था। उस वजह से क्या होता है कि एयर और वाटर का ज्यादा कांटेक्ट होने की वजह से जो एटमॉस्फेयर में का ऑक्सीजन है, वो एटमॉस्फेयर में का ऑक्सीजन क्या होता है कि वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। और ऑक्सीजन तो डिजोल्व होते ही है, लेकिन अदर जो अनडिजायरेबल गैसेस रहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गया, ये क्या रहते हैं कि बैड टेस्ट और बैड ओडर क्रिएट करते हैं। तो एरेशन प्रोसेस करते समय ये जो अनडिजायरेबल गैसेस है, वो अनडिजायरेबल गैसेस भी क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और एक मेन पर्पज है टू ऑक्सीडाइज डिजोल्व मेटल्स सच एज आयरन एंड मैग्नीज। आयरन और मैग्नीज जो डिजोल्व फॉर्म में रहते हैं वाटर में, वो भी क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ एरेशन। एरेशन सिंपली सिंपल टर्म में अगर एरेशन को कहा जाएगा तो एरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ डिजायरेबल गैसेस एंड रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस इन द वाटर। वाटर में हमें क्या करना है, डिजायरेबल गैसेस जैसे ऑक्सीजन है वो ऐड करना है, अनडिजायरेबल गैसेस हमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, वो क्या करना है, हमें रिमूव करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ एरेशन क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे एरेशन डिपेंड करता है वो देखते हैं। द मेन एम ऑफ एरेशन इज टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ वाटर कमिंग इन कांटेक्ट विद वाटर सो दैट मोर एयर कैन रिएक्ट विद वाटर। एरेशन का मेन प्रिंसिपल यही है कि जो एयर और वाटर का जो कांटेक्ट है, एयर और वाटर का जो कांटेक्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा एयर और वाटर का कांटेक्ट होना चाहिए। अगर एयर और वाटर का ज्यादा कांटेक्ट हुआ तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होगा ज्यादा होगा, एयर का डिफ्यूजन वाटर में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो मेन प्रिंसिपल ऑफ एरेशन है, एरेशन का मेन प्रिंसिपल है सरफेस एरिया ऑफ वाटर कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर, इधर एयर चाहिए। द मीनिंग ऑफ एरेशन इज टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ वाटर कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर। ठीक है, इधर एयर चाहिए सो दैट मोर एयर कैन रिएक्ट विद वाटर। उस वजह से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा एयर क्या होंगी, वाटर में वाटर के साथ रिएक्ट होंगे। अभी इधर देखिए दो डिफरेंट टाइप के एरेटर्स हैं। इसे कैस्केड एरेटर बोला जाता है। ये जो कैस्केड एरेटर, ये स्प्रे एरेटर और स्प्रिंकलर एरेटर है। इसमें क्या हो रहा है, इधर देखिए वाटर जो वाटर को एक पर्टिकुलर हाइट से क्या किया गया है, फॉल किया गया है, वाटर को क्या है, उस वजह से क्या हुआ है, इधर इधर देखो टर्बुलेंस ज्यादा क्रिएट हुआ है। जिधर टर्बुलेंस दिख रहा है वहां पे क्या हो रहा है कि ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं। ड्रॉपलेट्स फॉर्म होने की वजह से क्या होता है कि जो एयर और वाटर का कांटेक्ट हो जाता है, वो एयर और वाटर का कांटेक्ट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। स्मॉलर स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में हमने अगर किसी एक बड़े वाटर ड्रॉपलेट को स्मॉलर स्मॉलर ड्रॉपलेट में अगर कन्वर्ट किया तो उससे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका ये एग्जांपल देना चाहूंगा तो आपको रिबिक्स क्यूब पता होगा। रिबिक्स क्यूब जो रहता है, ठीक है, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला तो 6 इंटू साइड स्क्वायर आएगा। टोटल सरफेस एरिया निकाला तो इसका क्या आएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब रहता है। तो अगर वो सभी क्यूब जो रहते हैं, छोटे छोटे जो क्यूब्स रहते हैं, वो सभी क्यूब जो रहते हैं, अगर मैंने वो सभी क्यूब्स को बाहर निकाल दिया, तोड़ दिया वो पूरा, और फिर बाद में उनका जो सरफेस एरिया निकालूंगा तो उनका सरफेस एरिया ऑब्वियसली वो पहले वाले क्यूब से सरफेस एरिया से ज्यादा ही रहेगा। वही इसी तरह क्या किया था, जो एयर रहता है, एयर को सॉरी जो वाटर रहता है, वाटर को स्मॉलर स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। उस वजह से जो सरफेस एरिया है, वो सरफेस एरिया वाटर का जो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और ज्यादा सरफेस एरिया एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से जो डिजोल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर में वो बढ़ जाता है। ये एक प्रिंसिपल है। फिर ये एक मैकेनिज्म है कैस्केड। इधर क्या किया जाता है, वाटर को स्प्रे किया जाता है। वाटर को किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। उस वजह से क्या होता है कि जो वाटर है, वो वाटर के ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं। इधर जो ड्रॉपलेट दिख रहे हैं तुम्हारे, वाटर के क्या ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं, उससे सरफेस एरिया बढ़ रहा है। सरफेस एरिया बढ़ने से ऑक्सीजन, एयर और वाटर का कांटेक्ट भी बढ़ रहा है। उस वजह से
डिजोल्व गैसेस क्या हो रहे हैं, जो डिजायरेबल डिजोल्व गैसेस वो ऐड हो रहे हैं, और अनडिजायरेबल डिजोल्व गैसेस क्या वो रिमूव हो रहे हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन। देन पर्पस ऑफ एरेशन। अब एरेशन का पर्पस थोड़ा बहुत तो बता दिया मैंने, डिटेल में देखते हैं एरेशन का पर्पस क्या है। एरेशन का जो पर्पस लिखा है मैंने वही उसका एडवांटेज है। एग्जाम में अगर पूछे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एरेशन, तो पर्पस जो है वही एडवांटेज लिखे तो भी चलेंगे। इट रिमूव बैड टेस्ट एंड ओडर कॉज्ड बाय डिजॉल्व गैसेस। एरेशन प्रोसेस क्या कर रहा है, बैड टेस्ट और ओडर, ओडर खराब स्मेल जो रहती है या टेस्ट जो जिस वजह से टेस्ट खराब आती है वाटर की, वो क्या करता है, रिमूव करता है। वो कैसे रिमूव करता है, डिजॉल्व गैसेस रिमूव करने की वजह से। तो डिजॉल्व गैसेस जो है, अब जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ये क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या करता है, बैड ओडर जो है वो क्रिएट करता है वाटर में। सड़े हुए अंडे की जो स्मेल आती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की स्मेल रहती है। तो उस वजह से क्या होता है, वाटर में जो स्मेल है वो खराब आती है, ओडर आता है। वो रिमूव होने की वजह से वाटर की जो ओडर है वो भी, ओडर का जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाता है और टेस्ट भी इम्प्रूव हो जाती है। जैसे और एक कार्बन डाइऑक्साइड की वजह ज्यादा, अगर वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंट है तो उस वजह से भी क्या होता है कि बैड टेस्ट और ओडर रहती है। अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड ही रिमूव कर दिया तो बैड टेस्ट और ओडर का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो ये फर्स्ट पर्पस। सेकंड, इट इंक्रीजेस डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर। इस वजह से क्या होता है, एरेशन करने की वजह से क्या होता है कि जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन का कंटेंट है वो डिजोल्व ऑक्सीजन का कंटेंट सैचुरेशन लेवल तक आता है, बढ़ जाता है। उस वजह से जो फ्रेशनेस है वाटर में, फ्रेशनेस क्या आता है, ज्यादा आता है। जितने ज्यादा वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होगा उतना क्या रहता है, फ्रेशनेस रहता है। जनरली 13.6 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन 13.6 है शायद, 13.6 मिलीग्राम पर लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम हम उतना ही वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन के वाटर में प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर है तो उसका डिजोल्व ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम हम 13.6 मिलीग्राम पर लीटर ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते क्योंकि वो सैचुरेशन वैल्यू है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे डिजोल्व ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन लेवल, वो डिजोल्व ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एक बात बताना है कि डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर में कितना प्रेजेंट है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, कौन से अल्टीट्यूड पे वो भी डिपेंड करता है। जैसे अब पार्शियल प्रेशर पे तो आपको पता है प्रेशर ज्यादा रहेगा तो वाटर गैसेस जो, तो गैस ज्यादा इंड्यूस होंगे वाटर में, तो होगा। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा रहेगा, वाटर एयर का अगर प्रेशर ज्यादा रहेगा तो उस वजह से वाटर में जो डिजोल्व गैसेस है वो डिजोल्व गैसेस इजीली डिजोल्व जाएंगे। अल्टीट्यूड पे भी वही प्रॉब्लम, हायर अल्टीट्यूड पे जाएंगे तो हायर अल्टीट्यूड पे क्या होगा कि जो एयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो जितने अमाउंट में पहले डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर में ऐड होने वाला था वो होने वाला नहीं, क्योंकि उतना प्रेशर मिल ही नहीं रहा है, उतना प्रेशर अप्लाई ही नहीं हो रहा है वो वाटर पे ऑक्सीजन का। इसीलिए हायर एल्टीट्यूड पे जो डिजोल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, सैचुरेशन वैल्यू है वो आपको कम मिलेंगी। थर्ड पॉइंट है, इट डिक्रीजेस द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ वाटर एंड देयर बाय रिड्यूसेस इट्स करोजननेस। बराबर है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट वाटर में अगर बहुत ज्यादा है तो क्या होता है कि उस वजह से करोजन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो एसिडिटी क्रिएट करता है वाटर में, क्या करता है, एसिडिटी क्रिएट करता है। और हमें पता है कि एसिडिक वाटर में या फिर एसिड क्या करता है, मेटल को करोड करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करें। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने से जो एसिडिटी डेवलप हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिटी जो डेवलप हुई थी वो रिमूव हो गई, और उस वजह से जो करोजन है, मेटल का जो करोजन होने वाला है वो नहीं होगा। तो ये भी एक पर्पज और एडवांटेज है। देन इट कन्वर्ट्स सोल्यूबल आयन एंड मैग्नीज टू इनसोल्यूबल प्रोडक्ट। अब जैसे आयन और मैग्नीशियम मेटल्स है जो यूजफुल भी हमारे लिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट रहेंगे तो वो हम क्या कर सकते हैं, ड्रिंक नहीं कर सकते। इसीलिए जो आयन और मैग्नीज है, ये आयन और मैग्नीज को रिमूव करना पड़ता है। आयन और मैग्नीज केमिकली भी रिमूव होते हैं, लेकिन एरेशन प्रोसेस में भी रिमूव हो जाते हैं। वो कैसे रिमूव होते हैं बताओ। तो अगर आयन एपी में आयन अगर प्रेजेंट है वाटर सैंपल में, तो वो फेरिक ऑक्साइड, सॉरी फेरिक हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है। FeOH/3 का फॉर्म में क्या रहता है, रिमूव रहता है। आयन जो पहले इंसोल्यूबल रहता है, सॉरी आयन जब वो सोल्यूबल रहता है वाटर में डिजोल्व रहता है, जब उसे हम एरेशन करते हैं, एरेशन करने की बात करें, उसका कन्वर्जन होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड में। जो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो रहता है वो
इनसोल्यूबल रहता है, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड रहता है वो इनसोल्यूबल रहता है, और ये आगे की सेडिमेंटेशन प्रोसेस या फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। उसी तरह मैग्नीज जो रहता है एमएन, मैग्नीज जो रहता है उसका कन्वर्जन होता है मैग्नीज ऑक्साइड में, MnO2 में कन्वर्जन होता है, वो भी इनसोल्यूबल ही रहता है। उसका भी जो रिमूवल है, एक बार इनसोल्यूबल हो गया वो, तो उसका रिमूवल जो है वो एक तो सेडिमेंटेशन टाइम में हो जाएगा या फिर सैंड फिल्टर में हो जाएगा। तो ये भी एक एडवांटेज है और पर्पज है। बैक्टीरिया में भी किल ड्यू टू सम एक्सटेंट ड्यू टू एजिटेशन, एजिटेशन की वजह से कुछ ही बहुत कम अमाउंट में क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया किल होने के चांसेस है, लेकिन उसका ज्यादा पॉसिबिलिटी, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। एरेशन प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ केमिकल सच एज प्री-क्लोरीनेशन और कोagulation विद वाटर। अब इधर एरेशन में हमने देखा कि एरेशन में क्या कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, टर्बुलेंस क्रिएट कर रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में कनेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट कर रहे हैं, और टर्बुलेंस क्रिएट कर रहे हैं मिक्सिंग कर रहे हैं। तो उस वजह से क्या हो सकता है कि हम एक ही यूनिट में, एक ही ट्रीटमेंट यूनिट में हम दो प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे एरेशन में हमने केमिकल ऐड कर दिए, एक तो सपोज जो प्री क्लोरीनेशन होता है, ट्रीटमेंट के पहले हमें क्लोरीनेशन करना है तो हम उसे प्री क्लोरीनेशन कहते हैं। तो जो ट्रीटमेंट के पहले का क्लोरीनेशन करना है, अगर हमने एरेशन में प्रोवाइड कर दिया, एरेशन टैंक में या फिर कैस्केड एरेटर पे प्रोवाइड किया, तो उस वजह से हमारा क्या होगा, प्री क्लोरीनेशन जो ट्रीटमेंट यूनिट है वो बच जाएगा। एक ही ट्रीटमेंट यूनिट में दो प्रोसेस हो रही है। और प्री क्लोरीनेशन एरेशन के साथ करने का एक एडवांटेज ये भी है कि अगर कैस्केड एरेटर रहेगा तो कैस्केड एरेटर ओपन टू एयर रहता है, तो उस वजह से अल्गी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा रहता है उसके कैस्केड एरेटर के सरफेस के आजू बाजू। तो अल्गी की जगह पे अल्गी ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम करेगा। अगर क्लोरीन ऐड किया रहेगा तो अल्गी प्रोडक्शन जो है, अल्गी प्रोडक्शन के चांसेस बहुत कम है, इसलिए वो भी एक एडवांटेज है। इसलिए मल्टी एक ही यूनिट में दो ट्रीटमेंट प्रोसेस हो रहे थे तो उसके बहुत ज्यादा एडवांटेज रहते हैं। वही कोआगुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे एरेशन के बाद कोआगुलेशन का फ्लोकुलेशन रहता है, ठीक है। तो एरेशन के साथ ही हमने अगर एक कोआगुलेंट ऐड कर दिया तो हमारी जो कोआगुलेशन की प्रोसेस है वो कोआगुलेशन की प्रोसेस भी एक ही ट्रीटमेंट यूनिट में होगी। इसीलिए एरेशन प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज ए मिक्सिंग ऑफ केमिकल, केमिकल मिक्सिंग के लिए भी क्या किया जाता है, एरेशन प्रोसेस यूज किया जाता है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। It can also be used to remove volatile organic chemicals in the water. Volatile organic chemicals जो है वो रिमूव करने के लिए भी एरेशन प्रोसेस किया जाता है। जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिकल्स में ऑर्गेनिक मैटर में दो रहते हैं, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। जो वोलेटाइल पार्ट है, वो वोलेटाइल पार्ट क्या होता है, एरेशन प्रोसेस में रिमूव हो जाता है। देन लास्ट टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर, ऊपर की जो सभी मैंने पर्पस बताया वो सभी पर्पस जो है वो वाटर ट्रीटमेंट के रिलेटेड है, सभी के सभी। जो लास्ट है टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर, ये सीवेज ट्रीटमेंट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो टेस्ट ऑर्डर रिमूव करने के लिए तो रहती है, लेकिन मेन फंक्शन जो रहता है एरेशन का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, वो रहता है कि ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन करना। और ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन कब करेंगे, जब उन्हें फूड मिलेगा। और ऑर्गेनिक मैटर तो उनका फूड है, लेकिन फूड के साथ ऑक्सीजन भी चाहिए रहता है। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम नहीं करेंगे, इसीलिए माइक्रोऑर्गेनिम्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन या फिर ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन के लिए। इसलिए जो पर्पज है, ये पर्पज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में देखेंगे टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर, ये पर्पज है। टाइप्स ऑफ एरेटर, नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ एरेटर। जनरल टाइप्स ऑफ एरेटर में कैटेगरीज अलग अलग की गई है, फ्री फॉल एरेटर, स्प्रे एरेटर, मैकेनिकल एरेटर, नेचुरल एरेटर, और एक कैटेगरी है जैसे कि व्हेन वाटर इज एक्सपोज टू एयर, अगर वाटर जो एयर के एक्सपोज में वाटर को एयर के कांटेक्ट में ला रहे हैं या फिर एयर को वाटर के कांटेक्ट में ला रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें, पर्पज एक ही है। तो इस टाइप में भी क्या है, क्लासिफिकेशन की गई। तो मैंने क्लासिफिकेशन ऐसे की है, फ्री फॉल एरेटर वो आता है वाटर इज एक्सपोज टू एयर, यानी इसमें क्या कर रहे हैं, हम वाटर को एयर के एक्सपोजर में ला रहे हैं, उसके टाइप से। कैस्केड एरेटर जो हमें डिटेल में देखना है, उसका डिजाइन भी हमें देखना है कि कैसे डिजाइन किया जाता है। एक इंक्लाइन एप्रोन एरेटर, देन स्लाइड ट्रे एरेटर, देन ग्रेवल बेड एरेटर। इंक्लाइन एप्रोन एरेटर, स्लाइड ट्रे एरेटर, ग्रेवल बेड एरेटर, ये जो है ये हमें इसका डिजाइन है, लेकिन ये इसके थियोरेटिकल पार्ट है, इसे मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
देन नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो स्प्रे एरेटर, वाटर इज एक्सपोज टू एयर, इधर भी क्या किया जा रहा है, वाटर को एयर के एक्सपोजर दिया जा रहा है। देन डिफ्यूज एरेटर, अब इधर जो पार्ट है इधर पार्ट अलग है थोड़ा, एयर इज इंड्यूस्ड इन वाटर, डिफ्यूज एरेटर में क्या किया जाता है, बाहर की जो एयर रहती है वो बाहर की एयर वाटर के अंदर इंड्यूस की जाती है, उसे डिफ्यूज एरेटर कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल जैसे जो फिश पॉन्ड होता है, फिश पॉन्ड में आपने देखा होगा कि ब्लो एयर वो ब्लोअर रहता है, वो एयर ब्लोअर क्या करता है, बाहर की जो एयर रहती है वो बाहर की एयर फिश पॉन्ड में ऐड करता है। उस वजह से क्या होता है कि जो फिश पॉन्ड का जो वाटर रहता है वो वाटर में क्या डिजोल्व ऑक्सीजन की जो लेवल है, वो डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल क्या हो जाती है, डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है। अब डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल बढ़ गई तो जो उसमें क्या एक्वेटिक लाइफ है, फिशेज जो है उन्हें ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन नहीं लगता है, उन्हें ऑक्सीजन लगता है, डिजोल्व ऑक्सीजन लगता है। इसीलिए और डिजोल्व ऑक्सीजन उन्हें वाटर में लगता है, और वाटर में का डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो मर जाएंगे। इसीलिए क्या किया था, बाहर की जो एयर है वो बाहर की एयर वाटर में इंड्यूस की जाती है, इस वजह से जो डिजोल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वो भी क्या है, डिफ्यूज एरेटर का ही टाइप है। देन नेक्स्ट है मैकेनिकल और सरफेस एरेटर। मैकेनिकल सरफेस एरेटर में बड़े बड़े ब्लेड्स यूज किए जाते हैं, बड़े बड़े मोटर्स यूज किए जाते हैं, वाटर के सरफेस पे प्लेस किया जाता है, और मोटर्स घुमाने से क्या होता है कि वाटर जो है, वाटर का टर्बुलेंस क्रिएट होता है, टर्बुलेंस क्रिएट होता है, टर्बुलेंस क्रिएट होने की वजह से वाटर ड्रॉपलेट, बहुत ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होता है और उनका कांटेक्ट एयर में आता है। इसके बेस्ट एग्जांपल देना तो जैसे बोटिंग, अगर तुमने कोई लेक पॉन्ड में बोटिंग वगैरह किए होंगे, रिवर में बोटिंग की होंगी, तो पैडल वाली बोट जो रहती है, वो पैडल वाली बोट क्या करती है, उसके सामने पैडल्स रहते हैं और पीछे जो रहते हैं प्रोपेलर्स और ब्लेड्स रहते हैं। जब हम पैडल मारते हैं तो पीछे की जो प्रोपेलर्स रहते हैं वो रोटेट होते हैं, वो रोटेट होने की वजह से पीछे टर्बुलेंस क्रिएट होता है, वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं। उसी टाइप में से उसी टाइप में क्या रहता है, मैकेनिकल एरेटर रहता है, उसे सरफेस एरेटर भी कहा जाता है, जो सरफेस से कॉन्टेक्ट में रहते हैं। इसीलिए ये थे टाइप्स ऑफ एरेटर। कैस्केड एरेटर हम डिटेल में देखेंगे, एक एक करके डिटेल में देखेंगे। कैस्केड एरेटर, ये टाइप का कैस्केड एरेटर रहता है। ये टाइप का सिंपली क्या रहता है, जैसे स्टेप्स रहते हैं, स्टेप्स रहते हैं, सेंटर सेंटर में क्या रहता है, पाइप रहता है, और इस सेंटर के पाइप से क्या आता है, वाटर जो है वो वाटर आता है, सेंटर के पाइप से वाटर जो है वाटर आता है। जैसे इधर देखिए, इधर से सेंटर का पाइप होगा ये, इधर से वाटर आ रहा है, वाटर क्या आ रहा है, फॉल हो रहा है, ये ऐसा इस पैटर्न में। तो जहां जहां वाटर फॉल हो रहा है वहां वहां टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है, टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है, उसके वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो रहा है, स्मॉलर स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हो जाएगा कि जो एयर का जो कांटेक्ट है वाटर के साथ वो बढ़ जाएगा, रिएक्शन ज्यादा होंगे, और जो एडिशन ऑफ डिजरेबल गैसेस है वो ज्यादा होंगे, और रिमूवल ऑफ अनडिजरेबल गैसेस है वो भी ज्यादा होगा। तो ये कैस्केड एरेटर के टाइप है, सॉरी कैस्केड एरेटर है ये भी एक कैस्केड एरेटर है। ये सर्कुलर टाइप में, ये रेक्टेंगुलर टाइप में है। ये भी कैस्केड एरेटर है, या फिर इंक्लाइन एप्रोन एरेटर भी है शायद। तो इधर भी क्या हो रहा है, स्टेप्स रहती है, स्टेप्स पे क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, फॉल करते हैं। वाटर को फॉल करने की वजह से ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट होता है, जहाँ टर्बुलेंस क्रिएट होगा वहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स का कन्वर्जन होगा, वाटर का वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्जन होगा, और वहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। तो ये था कैस्केड एरेटर, डिटेल में देखेंगे इसमें। Cascade aerator consists of a series of steps that water flows over. Series of cascade aerator इसमें क्या रहते हैं, series of steps रहते हैं, और उस पे क्या होता है, water flow होता है। In all cascade aerators, aeration is accomplished in the splash zone. Splash zone में जैसे turbulence है, वो turbulence zone में क्या होता है, aeration होता है। Then exposed time can be increased by increasing number of steps and increasing area of volume. अब जो एक्सपोज टाइम है, एक्सपोज टाइम यानी कॉन्टैक्ट टाइम, जो एयर और वाटर का जो कॉन्टैक्ट टाइम है वो किस किस प्रकार के, किस किस प्रकार में हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक तो इधर देखिए नंबर ऑफ स्टेप्स, इधर सपोज 1 2 3 4 5 6, टोटल स्टेप नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, 6। तो इधर जो एयर और वाटर कांटेक्ट रहेंगे, इधर एयर और वाटर का कांटेक्ट कम रहेगा एज कम्पेयर टू इधर। इधर नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, ज्यादा है, इधर नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा है, यानी इधर क्या होगा,
एयर और वाटर का कांटेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाएगी तो एयर और वाटर का कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ एयर और वाटर का कांटेक्ट ज्यादा होने से एफिशिएंसी जो है एरेटर की वो भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और दूसरा एक एग्जांपल है इंक्रीजिंग एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। इंक्रीजिंग एरिया टू वॉल्यूम रेशियो में एरिया बढ़ा देने हमें हमें क्या करना है, एरिया जो है, ये जो एरिया है, जो एरिया, ये एरिया बढ़ाना है। उस वजह से क्या होगा कि वाटर को ट्रेवल होने में, ये एरिया बढ़ाने की वजह से क्या होगा, अगर ये एरिया एक पर्टिकुलर इतना है, अगर थोड़ी देर बाद मैंने एरिया इतना बड़ा कर दिया, तो क्या होगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जाने के लिए वाटर को टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। वाटर को टाइम ज्यादा लगेगा यानी वाटर एयर के एक्सपोजर में ज्यादा रहेगा, इसलिए उस समय भी जो इफिशियंसी, एरेटर की इफिशियंसी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इसलिए कहा गया है कि एंड इंक्रीजिंग एयर टू वॉल्यूम रेशियो, एयर टू वॉल्यूम रेशियो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीजिंग एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। Cascade aerator can be used to oxidize iron and to partially reduce dissolved gases. Cascade aerator जो है वो आयन ऑक्सीडाइज करने के लिए और भी यूज करता है, और पार्शियली रिड्यूस डिसॉल्व गैसेस को भी रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। पर्पज में तो हमने देखा। कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ कंक्रीट और मेटल। कंक्रीट का भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और मेटल का भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ कंक्रीट का सिर्फ अगर मेटल का करें हम तो उसकी लाइफ कम रहेंगी, और दूसरी बात ये है कि जो करोजन का प्रॉब्लम है वो भी हो सकता है, या फिर हमें उसके लिए लाइनर्स वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा, पेंटिंग वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी। Then in cold climate, it must be constructed in house with adequate provision of ventilation. Cold climate में क्या रहता है, हम तुम्हारा आपको पता है कि जो टेम्परेचर और माइनस डिग्री सेल्सियस में चल रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री सेल्सियस, इतना कम डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रहता है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर के आइस में कन्वर्जन होने के चांसेस हैं, और आइस में कन्वर्जन होने के चांसेस की वजह से जो कैस्केड एरेटर की जो एफिशिएंसी है वो भी इधर क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसीलिए क्या किया जाता है कि कोल्डर रीजन में कैस्केड एरेटर जो है वो घर के अंदर, सॉरी एनक्लोज्ड एरिया में बनाया जाता है, और तो जो एयर के वेंटिलेशन की जो है वो रीजन अच्छी तरह से की जाती है, यानी कि जो एयर है वो एयर और वाटर का कांटेक्ट जो है वो ज्यादा है। घर के अंदर हमने बना दिया, एकदम क्लोज कर दिया, पूरा पूरा क्लोज करने के बाद एयर तो आने वाली नहीं है, इसलिए जो एयर का जो एडिशन है वो होने वाला नहीं, इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करके ही एनक्लोज्ड एरिया में कंस्ट्रक्शन करना है। Then can reduce CO2 by 20 to 45% and H2S up to 35%। CO2 जो है वो 20 to 45% या फिर इससे भी कम जो CO2 रिमूव करता है। H2S जो है वो 35% रिमूव करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S। Then अब डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ कैस्केड एरेटर। अब जब हमें कैस्केड एरेटर डिजाइन करना पड़ेगा ना, तो उस समय डिजाइन कंसिडरेशंस क्या है, तो उनकी वैल्यू कितने रिंग में लेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लेंगे, हाइट कितनी लेना, राइजर की लेंथ कितनी है, ट्रेड की लेंथ कितनी है, सरफेस लोडिंग कितनी है, सब चीज देखते हैं। हाइट जो कैस्केड एरेटर की हाइट है 1 to 3 मीटर है। अगर फ्लोरेज ज्यादा है तो उस समय हम हाइट जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, 5 मीटर तक हाइट कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन स्मॉलर फ्लोरेट के लिए 1 to 3 मीटर हाइट इतनी प्रोवाइड करनी चाहिए। देन नंबर ऑफ स्टेप्स 4 to 6 नंबर ऑफ स्टेप्स प्रोवाइड करनी है। देन राइज ये तो आपको पता ही होगा, ये सपोज एक स्टेप है, दो स्टेप है सपोज, तो राइज लेंथ क्या रहती है, ये राइज लेंथ रहती है, इसे राइजर बोला जाता है। इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ आपको आपको दी है 0.15 to 0.3 मीटर में, 15 to 30 सेंटीमीटर इतनी प्रोवाइड करनी है। देन ट्रेड लेंथ जी है, जो है ट्रेड लेंथ है ना, ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये ट्रेड लेंथ दी है 0.3 to 0.6 एंड 30 to 60 सेंटीमीटर इतनी ट्रेड लेंथ प्रोवाइड करनी है। देन हेड, जो हेड प्रोवाइड करना है, प्रेशर हेड जो प्रोवाइड करना है 0.5 to 3 मीटर इतने प्रोवाइड करना है। देन सरफेस लोडिंग रेट यानी कितने एरिया पे हम फ्लोरेट को वाटर को स्प्रेड करेंगे, उसे कहा जाता है सरफेस लोडिंग रेट, यानी यूनिट एरिया पे एरिया अपॉन फ्लो रेट, तो रहता है ये सरफेस लोडिंग रेट रहता है। यूनिट एरिया पे हम कितना वाटर को क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, उसे सरफेस लोडिंग रेट कहा जाता है। उसकी वैल्यू है 0.015 to 0.045 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। देन इनलेट वाटर वेलोसिटी फॉर सेंट्रल पाइप, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैस्केड एरेटर में सेंट्रल पाइप रहता है,
ये अगर सपोज कैस्केड एरेटर है तो यहाँ से सेंट्रल पाइप रहता है और यहाँ से वाटर क्या होता है, वाटर का इनलेट रहता है। तो ये जो वेलोसिटी रहने वाली है, वेलोसिटी कितनी चाहिए, 0.6 to 1 मीटर पर सेकंड। ये वो पाइप की वेलोसिटी, पाइप का डायमीटर फाइंड करने के लिए इजी आएंगी, पाइप का डायमीटर फाइंड करने के लिए ये वैल्यू जो हमें काम में आएंगी। तो ये था डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ कैस्केड एरेटर। अब देखते हैं अदर टाइप्स ऑफ एरेटर। अभी इंक्लाइन एप्रॉन एरेटर्स, अभी इंक्लाइन एप्रॉन एरेटर्स क्या रहता है, वाटर फॉल्स अलोंग इंक्लाइन और प्लेन एप्रॉन। वाटर जो रहता है, वाटर फॉल होता है इंक्लाइन और प्लेन एप्रॉन में क्या होता है, फॉल होता है। सपोज जैसे कि इधर रिफल प्लेट्स प्रोवाइड करी हुई है, इधर एक रिफल्स प्लेट रहती है, इधर पड़ी वाटर, जो वाटर का इनलेट इधर से, जब वाटर यहाँ से यहाँ पर फ्लो होता है तो इधर एकदम से क्या हो जाता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाता है। वाटर क्या होता है, रिफल प्लेट्स की वजह से क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाता है। उस वजह से क्या होता है, वाटर सीधा नहीं आके वाटर को हाइड्रोलिक जैम जैसे है, फिर इधर टर्बुलेंस क्रिएट होता है, इधर मैक्सिमम टर्बुलेंस क्रिएट होता है, इधर एयर का और वाटर का कॉन्टेक्ट ज्यादा होता है और एक्सचेंज गैसेस का वो भी ये पॉइंट में आता है। सेम इधर होने वाला है, सेम इधर होने वाला है, यानी इंटर्न एप्रॉन एडिटर में रिपल प्लेट जो है वो एजिटेशन यानी टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं। उस वजह से जो है डिजायरेबल गैसेस और अनडिजायरेबल गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। देन ब्रेकिंग ऑफ वाटर ड्यू टू एप्रॉन कॉज एजिटेशन, एप्रॉन्स की वजह से जो एजिटेशन हुआ वो, एजिटेशन इंक्रीज कांटेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर। एजिटेशन क्या करता है, एयर और वाटर का कांटेक्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है। देन स्लैट ट्रे एरेटर, नेक्स्ट टाइप है स्लैट ट्रे एरेटर। अब स्लैट ट्रे एरेटर इस टाइप का रहता है, देखिएगा। अब ऊपर प्लेट्स है, नीचे भी प्लेट्स है, उसके नीचे प्लेट्स है, उसके नीचे प्लेट्स। अब इधर देखिए, यहाँ पे प्लेट्स है तो उसके नीचे एकदम से प्लेट नहीं है, एक अल्टरनेट पे वो पॉइंट पे प्लेट है। अगर प्लेट इधर प्रोवाइड करी है तो प्लेट, दूसरी प्लेट इधर है, फिर तीसरी प्लेट इधर है, फिर चौथी प्लेट इधर है। यानी क्या है कि जब वाटर ये पॉइंट पे आते हैं, ये पॉइंट पे आने के बाद वाटर, ये जो ट्रे है, ये ट्रे पे स्प्रेड होता है। और ये ट्रे पे स्प्रेड होने के बाद क्या होता है, ये नीचे का उसके एडजेसेंट जो नीचे का जो ट्रे है, वो ट्रे पे क्या होता है, फॉल होता है। जैसे इधर, और इधर देखिए टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है, इधर टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है, एयर का जो कांटेक्ट है ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, वो ज्यादा हो रहा है, एरेशन भी इधर ज्यादा होगा। फिर इसमें ये जो ट्रे में जो वाटर है, ये ट्रे में का वाटर ये साइड गिर रहा है और ये साइड गिर रहा है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का इधर टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है, इधर टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है। यानी मेन एम क्या है कि वाटर को हमें क्या करना है, टर्बुलेंस क्रिएट, वाटर का टर्बुलेंस क्रिएट करना है, एजिटेशन क्रिएट करना है। उस वजह से क्या होगा, ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे और एयर और वाटर का कॉन्टैक्ट मैक्सिमम होगा। वो हम किस प्रकार भी कर सकते हैं। तो बेटा स्लैट ट्रे एरेटर। और एक और टाइप है बुक्स में आपको ये टाइप में दिखेगा। इसमें क्या किया था, इसमें भी ट्रे ट्रे ही रहते हैं। तो इसमें जो ट्रे यूज किए थे, परफोरेटेड ट्रे यूज किए थे, है ना। उसमें होल्स रहते, बाकी बारीक बारीक जो रहते हैं वो होल्स रहते, परफोरेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो और ऊपर से जो वाटर है, इधर देखिए, ये वाटर जो यहाँ से वाटर स्प्रे किया जाता है, वाटर ये जो दिख रहा है आपको, ये वाटर क्या किया गया है, स्प्रे किया गया। अब वाटर स्प्रे होने की वजह से भी, वाटर स्प्रे कर रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं, वाटर को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसका कॉन्टेक्ट क्या हो रहा है, एयर से बढ़ रहा है। फिर वो प्लेट में आएगा, प्लेट में आने के बाद स्मॉल होल्स पे से दूसरे नीचे के प्लेट पे गिरेगा, तभी वो वाटर ड्रॉपलेट में ही कन्वर्ट होकर गिरेंगे। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि मैक्सिमम जो है वो ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहा है और मैक्सिमम जो एयर और वाटर का कॉन्टेक्ट हो रहा है। उस वजह से जो है इफिशियंसी, जो है इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो ये था स्लैट ट्रे एरेटर। देन है उसके बाद है ग्रेवल बेड एरेटर। ग्रेवल बेड एरेटर में जैसे दो टाइप है। एक तो इधर देखिए ग्रेवल बेड, एक क्लोज इनक्लोज टैंक रहेगा। वो इनक्लोज टैंक में क्या रहता है, ग्रेवल रहता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, ग्रेवल। अब ऊपर से क्या किया जाता है, वाटर को स्प्रेड किया जाता है ग्रेवल में और ग्रेवल बेड में। और ग्रेवल बेड में क्या रहने वाला है, वॉइड्स रहने वाला है। तो वॉइड्स के थ्रू वाटर क्या होगा, वाटर नीचे क्या होंगे, नीचे नीचे की तरफ पर्कुलेट होगा। अब वाटर पर्कुलेट होगा और उसी समय में क्या किया जाता है, साइमल्टेनियसली नीचे से जो एयर है बॉटम में से क्या किया जाती है, एयर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या की जाती है, रिलीज की जाती है। तो उस वजह से क्या होता है कि डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन बोला जाए, एजिटेशन बोला जाए, वो ग्रेवल बेड में मैक्सिमम होता है। और इस वजह से जो एयर और वाटर का कॉन्टेक्ट हो जाता है, वो एयर और वाटर का कॉन्टेक्ट मैक्सिमम टाइम के लिए रहता है। और उस वजह से जो इफिशियंसी है, वो इफिशियंसी भी ज्यादा मिलती है। जितना बड़ा बेड रहेगा, जितना बेड की जितनी बड़ी हाइट रहेगी, उतना ज्यादा जो है वो कांटेक्ट टाइम रहेगा। कांटेक्ट टाइम ज्यादा है ना, इफिशियंसी ज्यादा।
तो ये एक टाइप ये इनक्लोज टैंक रहता है। और दूसरा एक जो है उसमें क्या रहता है, नंबर ऑफ ये जो प्लेट्स रहती है, प्लेट्स को ऐड की जाएगी। इधर देखिए प्लेट्स है, ये जो ये प्लेट्स है, फिर इधर भी प्लेट्स है। ठीक है, ये प्लेट्स पे क्या किया है, कोक यानी एंथ्रासाइट कोल जो है वो कोल एंथ्रासाइट कोल यूज किया गया। उस वजह से एंथ्रासाइट कोल यूज करने का एडवांटेज यही है कि एंथ्रासाइट कोल टेस्ट और ओडोर के लिए भी इफेक्टिव रहता है। वो भी क्या करता है, जो डिजायरेबल सॉरी अनडिजायरेबल गैसेस वो रिमूव करता है। तो उस वजह से भी एंथ्रासाइट कोल यूज किया गया इंस्टेड ऑफ ग्रेवल। और सेम प्रिंसिपल है, ऊपर से वाटर जो सेम मैकेनिज्म, ऊपर से वाटर को स्प्रे किया था कोक पे। फिर वो कोक कोक में क्या होने वाला है, उधर टर्बुलेंस क्रिएट होने वाला, उधर वॉइड्स के थ्रू क्या होगा, वॉइड्स के थ्रू नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर एयर जाएंगी। सेम मैकेनिज्म है, सिर्फ इधर जो है वो कोक यूज किया गया। देन स्प्रे एरेटर, नेक्स्ट है स्प्रे एरेटर। स्प्रे एरेटर में क्या रहता है वो देखते हैं। स्प्रे एरेटर सिंपल है, स्प्रिंकलर जो रहते हैं इरिगेशन में देखेंगे आपने स्प्रिंकलर, सेम उसी टाइप की क्या रहते हैं स्प्रे एरेटर्स रहते हैं। इसमें क्या करता है, जो वाटर रहता है वो वाटर को एयर में क्या किया था, स्प्रे किया था। वाटर को एयर में स्प्रे किया था, पता है वाटर का स्प्रे जब करते हैं उसके फाइन फाइन ड्रॉपलेट्स में क्या होता है, कन्वर्जन होता है। फाइन ड्रॉपलेट्स में इधर दिख ही रहा है आपको कितने फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्जन किया जा रहा है। इधर भी देखिए कितने फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया गया। तो इस वजह से होगा सेम वाटर ड्रॉपलेट्स, फाइन साइज के वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे। सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा मिलेगा, कलेक्टिवली सरफेस एरिया जो मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। उस वजह से जो कॉन्टैक्ट एरिया में ज्यादा मिलने की वजह से जो इफिशियंसी है वो इफिशियंसी ज्यादा बढ़ जाएंगी स्प्रे एरेटर की। तो सिंपल है। डिफ्यूज एरेटर, अब डिफ्यूज एरेटर जो रहते हैं वो जो टैंक रहता है, ये टैंक है इधर। अब इसका पूरा पिक्चर नहीं है तो ये बताता मैं। ये सपोज टैंक है, ये टैंक के बेस में क्या किया जाता है, ये एरेटर फिक्स किए जाते हैं। ये एरेटर क्या किए जाते हैं, टैंक के बेस में फिक्स किया जाता है। और जो बाहर की जो एयर है वो बाहर की एयर ये डिफ्यूज एरेटर के थ्रू क्या की जाती है, वाटर में इंड्यूस की जाती है। जैसे इधर देखिए ये डायग्राम में दिखा रहा है, ये इमेज में दिखा रहा है कि जो डिफ्यूज एरेटर है, डिफ्यूज एरेटर क्या किए गए, प्लेस किए गए। ये सब एरेटर्स है, ये क्या है, एरेटर है। अब एयर इंड्यूस करने के बाद जो पिक्चर आता है वो क्लियर पिक्चर इस प्रकार आता है। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है पूरी क्या है, एयर है। इसकी वजह से जो एयर और वाटर का कांटेक्ट है, वो एयर और वाटर का कांटेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। इधर क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। इधर एयर को वाटर में इंड्यूस कर रहे हैं, वाटर को एयर में स्प्रे नहीं कर रहे हैं, वाटर का एयर के साथ कॉन्टेक्ट नहीं ला रहे। इधर हम एयर का वाटर के साथ कॉन्टेक्ट ला रहे हैं। इसीलिए डिफ्यूज एरेटर की जो इफिशियंसी रहती है, वो डिफ्यूज एरेटर की इफिशियंसी सबसे ज्यादा रहती है। बाकी सभी एरेटर से डिफ्यूज एरेटर की जो इफिशियंसी ज्यादा रहती है। और एक चीज बताना चाहूंगा कि डिफ्यूज एरेटर जनरली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज नहीं करते, क्योंकि इतनी इफिशियंसी वाला एरेटर हमें चाहिए नहीं। क्योंकि हमें इतनी वाटर की जो वाटर में का डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल है इतना बड़ा ज्यादा बढ़ाना नहीं है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एरेशन जो है वो हार्मफुल रहता है। एक्सेस ऑफ एरेशन आगे की प्रोसेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसलिए हम डिफ्यूज एरेटर जनरली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन डिफ्यूज एरेटर का जो मेन एडवांटेज का है, डिफ्यूज एरेटर का मेन एडवांटेज है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। वहाँ पे जो एयर की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज्यादा रहती है। इसीलिए जो वेस्ट डिफ्यूज एरेटर है वो डिफ्यूज एरेटर मैक्सिमम वही उसी प्लेस पे यूज किया जाता है जहाँ पे सीवेज का ट्रीटमेंट है, जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या है, हाई है। देन सरफेस और मैकेनिकल एरेटर और सरफेस एरेटर नेक्स्ट टाइप है। इसमें क्या किया जाता है, जो मोटर इधर देखिए आप, ये मोटर है। अरे ये मोटर सपोज ये वाटर लेवल है, ये मोटर रहती है। ये मोटर रहने के बाद नीचे इसके पास ना ब्लेड्स रहते हैं। इधर क्या रहता है, ये ब्लेड्स रहते हैं। मोटर क्या करती है, ब्लेड्स को रोटेट करती है। ब्लेड्स को रोटेट करने की वजह से क्या होता है, टर्बुलेंस क्रिएट होता है। जैसे इधर जो है वो टर्बुलेंस क्रिएट हुआ, इधर टर्बुलेंस क्रिएट हुआ है, इधर भी टर्बुलेंस क्रिएट हुआ है, इधर भी टर्बुलेंस क्रिएट हुआ है। तो उस वजह से क्या होता है कि वाटर का जो कांटेक्ट है, वाटर का कांटेक्ट एयर के साथ ज्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार क्या किया जाता है, मैकेनिकल और सरफेस एरेटर का यूज किया जाता है वो एयर इंक्रीज करने में। लेकिन आगे चल के ऐसा पता चला कि जो एयर डिजोल्व ऑक्सीजन जो इंक्रीज हो रहा है वाटर में, वो डिजोल्व ऑक्सीजन सरफेस एरेटर में सिर्फ इतने ही पोर्शन में हो रहा है, क्योंकि यही वाटर की जो है वो कॉन्टेक्ट में आ रहा है। बाकी का जो दूर का वाटर है तो वो कॉन्टेक्ट में नहीं आता है। अगर हम वो पूरे पॉन्ड का अगर पूरे पॉन्ड को अगर एरेट करना रहेगा तो हमें नंबर ऑफ एरेटर्स बढ़ाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ एरेटर्स बढ़ाने में
इकोनॉमिक बढ़ जाएंगी, पैसे ज्यादा लगेंगे। इसीलिए क्या किया जाता है कि फ्लोटिंग टाइप मूविंग एरेटर, जैसे ये फ्लोटिंग टाइप मूविंग एरेटर क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। वो एक ही जगह स्टेबल नहीं रहते, वो कंटिन्यूसली वो पॉन्ड में क्या है, कंटिन्यूसली पॉन्ड में रोटेट होते रहते हैं, यानी पूरे पॉन्ड का चक्कर लगाते हैं, यानी कि पूरे पॉन्ड का जो हर एक जगह का जो ऑक्सीजन लेवल है, वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल है, वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं मूविंग टाइप मैकेनिकल एरेटर। उससे मोटर रहती है, वो कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं। तो ये था मैकेनिकल और सरफेस एरेटर। देन लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या है, एरेटर एरेशन प्रोसेस के लिमिटेशंस क्या है वो देखेंगे। और लिमिटेशंस सॉरी एडवांटेजेस अगर पूछे जाए तो ऑलरेडी पर्पसेस में, पर्पस ऑफ एरेशन में बता दिया, वो लिखे तो भी चलेगा। अब लिमिटेशंस में क्या क्या लिमिटेशंस है वो देखेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर कोल्डर क्लाइमेट। अब ये जो एरेशन जैसे बताया टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कोल्डर क्लाइमेट में सुटेबल नहीं है, इसलिए ये जो इसका डिसएडवांटेज है। अगर कोल्डर क्लाइमेट रहा, -डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर रहा, तो आइस में कन्वर्जन होने के चांसेस ज्यादा है, उस समय एयर और वाटर का में रिएक्शन होने के भी चांसेस कम रहने वाली है, इसलिए ये डिसएडवांटेज है। देन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव ओनली 0.5 ppm विच इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, और 1 ppm। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है बहुत कम रिमूव हो रहा है इसमें। एक्चुअली वाटर में जो CO2 लेवल अगर ज्यादा से ज्यादा 10 मिलीग्राम पर लीटर हुआ तो वो कंसिडरेबल है। ये जो बहुत कम डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहा है, और वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, लेकिन कुछ नहीं से तो बेहतर है कुछ तो भी, यानी 0.5 ppm तो रिमूव हो रहा है, लेकिन फिर भी है इसका लिमिटेशन है। नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम एरेशन प्रोसेस। एरेशन प्रोसेस में नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिमूव नहीं होते। हमने देखा कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो रिमूव होते हैं एरेशन में, लेकिन नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एरेशन में रिमूव नहीं होते। देन ओवर एरेशन कैन इफेक्ट द फर्दर प्रोसेस। ज्यादा एरेशन करने की वजह से आगे की जो प्रोसेस है, कोआगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, इन पर इफेक्ट हो सकता है, इसलिए ज्यादा एरेशन एरेशन करना भी बराबर नहीं है। तो ये था एरेशन, एरेशन की थ्योरी, टाइप्स ऑफ एरेटर्स, लिमिटेशंस ऑफ एरेटर्स। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे डिजाइन ऑफ कैस्केड एरेटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।